नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 के प्रथम चरण के सभी 30 प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से हल किया था। आज हम द्वितीय चरण के सभी 30 प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से हल करेंगे। हमारे सामने पहला प्रश्न है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है। ठीक है, हमसे एक इंस्टीट्यूट है, ठीक, वो कहाँ अवस्थित है इसकी बात हो रही है। ठीक है, और उसका नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये नई दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, तिरुवनंतपुरम में है। तो ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, अब हम बात करें कि ये ऐसे प्रश्न क्यों पूछे गए, तो अगर हम बात करें, जब हम अपना सिलेबस देखते हैं तो चौथी यूनिट जो है मानव एवं पर्यावरण, ठीक है, और ये पर्यावरण से ही संबंधित इंस्टीट्यूट है, तो इसलिए देखिए प्रश्न पूछ लिया। अच्छा, कभी पूछ लेगा इसकी स्थापना कब हुई, तो 5 जून 1980 को हुई। कब हुई? 5 जून 1980 को हुई। ठीक है, अभी व्याख्या में देखने को मिलेगा हम लोगों को। देखिए, कह रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में अवस्थित है। इसकी स्थापना विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 1980 को हुई थी। कब हुई थी? 5 जून 1980 को हुई थी, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। स्थापना कब हुई? 5 जून 1980 को। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मतलब समझिए बात को, जैसे मान लीजिए ये आपका हमारा प्यारा देश भारत हो गया। ठीक है, प्यारा देश ये भारत हो गया। तो हमसे ये पूछा जा रहा है ना कि इनमें से कौन सा जो है भारतीय राज्य कर्क रेखा के, ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, उत्तर में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। ठीक है, तो हम जब देखते हैं कि कौन कौन से राज्य से गुजरता है, अगर हमारे ये क्लियर है ना, तब भी हम सही कर लेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले, देखिए कहाँ से। सबसे पहले तो शुरुआत होती है गुजरात से। ठीक है, फिर हल्का सा टच होता है राजस्थान में। ठीक, राजस्थान के बाद हम लोग मध्य प्रदेश पहुंचते हैं, और मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ होते हुए हम लोग पहुंचते हैं झारखंड। ठीक है, झारखंड, अब झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। अच्छा, पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश होती है, तो वो हमारे देश का हिस्सा है नहीं। ठीक है, तो फिर हम लोग पहुंचे त्रिपुरा में, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम में। और आप देखेंगे कि मिजोरम के ठीक ऊपर स्थित है क्या? मणिपुर। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा कि मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। व्याख्या को देखते हैं। कह रहे हैं कि प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने, बड़ा अच्छा प्रश्न। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। ठीक है, मतलब हमसे ये पूछ रहा है ना, एक राज्य है जो आर्थिक रूप से पहले पे है। ठीक है, आर्थिक रूप से पहले पे है, लेकिन जब लिंगानुपात की बात आ जाती है तो वो जो है क्या है? सबसे नीचे है, लास्ट है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। ठीक है, तो हम बात करें हरियाणा की, तो उसका लिंगानुपात कितना है? 87879। ठीक है, 879। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हरियाणा। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से तो पहले नंबर पे है। आर्थिक दृष्टि से तो पहले नंबर पे है, लेकिन यदि हम बात करें लिंगानुपात पे, ठीक है, तो इन जो राज्य दिए गए निम्नलिखित राज्यों में से वो हरियाणा जो है आर्थिक दृष्टि से पहले नंबर पे है, और अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो सबसे नीचे है। आइए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। अब देखिए व्याख्या में क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं मध्य प्रदेश में 931 है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया है। महाराष्ट्र में 929 है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में 950 है। ठीक, हरियाणा का कितना है? 879 है। ठीक है, तो सबसे नीचे यही है लिंगानुपात के, तो इसलिए जो है इसका सही उत्तर क्या होगा? हरियाणा। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है। कह रहे हैं कि पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत का क्या नाम है? ठीक है, जैसे मान लीजिए, देखिए ये पृथ्वी तल हो गया, तो पूछ रहे हैं कि पृथ्वी तल के सबसे निकट जो परत होता है, ठीक है, तो उसका क्या नाम है, ये हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं वायुमंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल,
और समताप मंडल। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों आपको पता होगा कि जो पृथ्वी है उससे सबसे निकट क्या है, क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, क्षोभ मंडल। ठीक, व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या बता रहे हैं। देखिए, पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत का नाम क्षोभ मंडल है या ट्रोपोस्फियर, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर है। ठीक है, फिर कह रहे हैं इसकी ऊंचाई लगभग 12 किलोमीटर है। कितना है, 12 किलोमीटर है। ठीक, सभी चरम मौसमी परिघटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि आदि इसी परत में होती है। तो विद्यार्थी आपको पता होगा कि यह भी एक बार प्रश्न बन चुका है, एक बार नहीं बहुत से बार प्रश्न बन चुका है कि जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो किस मंडल में होती हैं, तो उसका भी उत्तर है क्षोभ मंडल, हमारे पृथ्वी तल के सबसे निकट। जो अगर हम वायुमंडल की परत की बात करें तो वो क्षोभ मंडल ही है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न करंट से प्रश्न था ये। ठीक है, कह रहे हैं कि भारत सरकार के मंत्रालय के अनुसार कोविड 19 लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कितनी गिरावट आई थी। ठीक है, मतलब जब कोविड 19 चल रहा था उसके कारण जब वित्तीय वर्ष 20-21 के प्रथम तिमाही में भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, उसमें कितनी परसेंट की गिरावट आई, कह रहा है -0.4%, -7.5%, -13.9%, -23.9%। तो इसका सही उत्तर क्या है, जब कोविड लॉकडाउन चल रहा था, कोविड 19 लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 20-21 के प्रथम तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में -23.9% की गिरावट आई थी। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार कोविड 19 लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में -23.9% की कमी या गिरावट आई थी। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी जो है इकोनॉमिक्स से ही प्रश्न है। ठीक, अब देखिए क्या कह रहे हैं कि भारत में किस प्रकार के या का बैंक विभेदित बैंक के रूप में स्थापित हैं। ठीक है, मतलब विभेदित बैंक के रूप में कौन कौन से स्थापित हैं। मतलब जो भारत में बैंक है, ठीक है, किस प्रकार का बैंक विभेदित बैंक के रूप में स्थापित है, मतलब भारत में जो बैंक है, ठीक है, कई बैंक है, उसमें विभेदित बैंक के रूप में कौन कौन स्थापित है, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, अब देखिए इसमें सही उत्तर क्या होगा, तो विभेदित बैंक के रूप में स्थापित है भुगतान और लघु वित्त बैंक। ठीक है, भुगतान और लघु वित्त बैंक। ठीक, भुगतान और लघु वित्त बैंक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी। व्याख्या देखते हैं, क्या ना विभेदीकृत बैंक ऐसे बैंक हैं जो आबादी के एक निश्चित जनसांख्यिकी खंड की जरूरतों को पूरा करते हैं। ठीक, प्रश्नगत बैंकों में लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक भारत के विभेदित बैंकों के उदाहरण हैं। मतलब जो जनसांख्यिकी उसकी जरूरतों को पूरा करने वाले बैंक को क्या कहते हैं, विभेदीकृत बैंक कहते हैं। और उनमें जो है अगर हम बात करें तो जो लघु वित्त बैंक है और भुगतान बैंक है, ये विभेदित बैंकों के उदाहरण है। अब देखिए अगला प्रश्न, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की स्थिति घोषित की गई है, 5 बार, 1 बार, 4 बार, कभी नहीं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमारे देश में कभी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई। ठीक है, अगर हम वित्तीय आपात की बात करें तो ये अनुच्छेद 360 में बताया गया हमें। ठीक है, 360 में बताया गया। और देखिए कभी भी हमारे बारे में वित्तीय आपात की बात नहीं की गई, वित्तीय आपात कभी नहीं लगा। ठीक है, तो कभी नहीं लगा। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात से संबंधित उपबंध है, इस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थापित संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अब जान लीजिए राष्ट्रपति। ठीक है, और देखिए ये प्रश्न बन सकता है कि वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 360।
और हमें ध्यान देना होगा कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की स्थिति घोषित की गई है, तो कभी नहीं वित्तीय आपात लगा है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 8, हमसे ये पूछा जा रहा है कि भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है। ठीक है, अब देखिए यह भी जो है मानव और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। हमसे पूछ रहे हैं कि भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है। अभी हमसे ये पूछा गया था पहले प्रश्न पे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित कहाँ पे है। ठीक, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ अवस्थित है। भोपाल में, ठीक है, गुवाहाटी में, देहरादून में, अल्मोड़ा में। ठीक है, तो भारत का वन्य जीव संस्थान देहरादून में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में अवस्थित है। अब देखिए व्याख्या देखते हैं। कह रहे भारत का वन्य जीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, उसकी स्थापना 5 जून 1980 को की गई। ठीक है, ये ध्यान रखिए कभी भी, क्योंकि इन्वायरमेंट से जुड़ा है तो प्रश्न आ सकता है। ठीक, अब देखिए भारत का वन्य जीव संस्थान जो देहरादून में, उसकी स्थापना कब हुई? 1982 में हुई। ठीक है, मतलब पहले दिल्ली वाला था, फिर जो है देहरादून वाला था। ठीक, अब ध्यान दीजिए यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि वन धन विकास योजना के अंतर्गत किस राज्य को आदर्श राज्य घोषित किया गया। वन धन विकास योजना, ठीक है, के अंतर्गत किस राज्य को आदर्श मतलब मॉडल राज्य घोषित किया गया। ठीक है, फिर कह रहा है असम, मेघालय, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मणिपुर। ठीक है, वन धन विकास योजना के अंतर्गत मणिपुर राज्य को आदर्श राज्य घोषित किया गया। कौन सा राज्य? आदर्श राज्य घोषित किया गया। किस योजना में? तो वन धन विकास योजना में। क्या था देखते हैं। मणिपुर राज्य को वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया। वन धन विकास योजना एक जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम है। ठीक है, अगर हम लोग इस पे भी ध्यान देते कि ये मतलब जनजातीय लोगों से संबंधित है। ठीक है, तो यूपी तो वैसे लिस्ट से बाहर हो सकता है। ठीक, अब देखिए इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। वन धन विकास योजना के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार नोडल मंत्रालय है तथा ट्राइफेड इसके कार्यान्वयन एजेंसी के तौर पर कार्य करता है। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना होगा कि वन धन विकास योजना 2018 में स्टार्ट होती है। ठीक है, 2018 में स्टार्ट होती है और मणिपुर राज्य को वन धन विकास योजना के लिए आदर्श राज्य जो है घोषित किया गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर किस पूर्व भारतीय केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया। ठीक है, देखिए पुनः देखिए, हमसे ये कह रहे हैं ना कि प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदलकर किस पूर्व भारतीय केंद्रीय मंत्री के नाम पर रखा गया। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा। तो सुषमा स्वराज के। ठीक है, जो प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान था उसका नाम जो है बदलकर सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया। ठीक, अब ये कब हुआ इसको आइए देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी करंट से प्रश्न है। कह रहे हैं भारत सरकार ने 14 फरवरी 2020 को प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर पूर्व विदेश मंत्री के नाम क्रमशः सुषमा स्वराज भवन और सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्था कर दिया है। ठीक है, पहले क्या नाम था? पहले प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान था। ठीक, लेकिन अब क्या हो गया? सुषमा स्वराज भवन और सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान कर दिया। कब हुआ? तो 14 फरवरी 2020 को हुआ। कब हुआ? 14 फरवरी 2020 को हुआ। ठीक है, अब देखिए ध्यातव्य है कि सुषमा स्वराज का 6 अगस्त 2019 को 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, भारत सरकार ने 1986 में विदेश सेवा संस्थान की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, विदेश सेवा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। स्थापना 1986 में हुई। ठीक है, हमें ये जानना है कि प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेशी सेवा का संस्थान नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन और सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान किया गया और ये कब किया? 14 फरवरी 2020 को किया गया।
ठीक है। अब देखिए इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न हमारे सामने, ठीक है, कह रहा है कि दीपोत्सव 2019 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था? ठीक है, दीपोत्सव 2019, ठीक है, दीपोत्सव 2019 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था? ठीक है, काशी, मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज। तो अयोध्या में हुआ। कहाँ पे हुआ? अयोध्या में हुआ। कौन सा आयोजन हुआ? दीपोत्सव 2019 का आयोजन अयोध्या में किया गया। अयोध्या में 2017 में शुरू हुआ यह भव्य दीपोत्सव शीघ्र ही एक लोकप्रिय लोकोत्सव बन चुका है। ठीक है, स्टार्ट कब से हुआ? 2017 से स्टार्ट हुआ है ये। ठीक, विदेशों तक अपनी छाप छोड़ चुके इस दीपोत्सव को उत्तर प्रदेश राज्य मेले का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, दीपोत्सव 2019 अयोध्या में हुआ था। ठीक है, अब पूछे दीपोत्सव 2020, दीपोत्सव 2021, तो सब अयोध्या में ही होगा। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने वर्ल्ड अफेयर से। ठीक है, अब देखिए कह रहे विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO, ठीक है, WTO की पहली महिला महानिदेशक नगोजी ओकोंजी इवेला किस देश की निवासी हैं? ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन है महिला निदेशक। ठीक है, पहली जो है WTO की पहली महिला निदेशक का नाम नहीं पूछा रहा है हमसे, बल्कि क्या पूछ रहा है? कह रहा है विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO की पहली पहली महिला महानिदेशक जिनका नाम नगोजी ओंकोजी इवेला है, वो किस देश की है? तो वो नाइजीरिया की थी। कहाँ की थी? नाइजीरिया की थी। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। व्याख्या को देखते हुए अगले प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए व्याख्या में क्या बता रहे हैं हमसे? व्याख्या में कह रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन WTO ने 15 फरवरी 2021 को आयोजित महासभा की विशेष बैठक में नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नगोजी, ठीक है, अच्छा नाम में ही अगर नगोजी, ठीक है, नाइजीरिया की, ठीक, नगोजी ओंकोजी इवेला को विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नगोजी उंकोजी इवेला पहली अफ्रीकी महानिदेशक होंगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, नाइजीरिया अफ्रीका कंटिनेंट में है। ठीक, अब देखिए उनका कार्यकाल 1 मार्च 2021 से 23 अगस्त 2025 तक रहेगा। ठीक है, कब से कब से? 1 मार्च से रहेगा, 1 मार्च से 2021 से 31 अगस्त 31 अगस्त 2025 तक रहेगा। ठीक है, किस देश से है नगोजी ओंकोजी इवेला? तो ये जो है नाइजीरिया से है। फिर देखिए कह रहे हैं नगोजी ओकोजी इवेला विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक, नाइजीरिया की वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने हमसे ये पूछ रहे हैं ना कि निम्नलिखित में से, ठीक है, शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, मतलब जो NEP आया था ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, उसको शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गुजरात। तो कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक था। व्याख्या देखते हैं, कह रहे हैं कि शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है। करीब 3 दशक के बाद नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई, जो भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पूर्व 1986 में, ठीक है, द्वितीय शिक्षा नीति और बनाई गई थी, जिसे 2092 में संशोधित किया गया था। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? ठीक है, क्वाड का सदस्य कौन सा नहीं है? कह रहे हैं कि जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया क्वाड का सदस्य नहीं है। पुनः ध्यान से सुनेंगे, पूछ रहे हमसे कि कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो दक्षिण कोरिया क्वाड का सदस्य नहीं है। देखिए व्याख्या देखते हैं हम लोग बड़े अच्छे ढंग से। कह रहे हैं क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है। ठीक है, क्वाड किसका किसका? क्वाड भारत का है, अमेरिका भी इसमें है, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें है और जापान। ठीक है,
ये 4 देशों का एक समूह है, ठीक, जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र के लोकतांत्रिक देशों के हितों का रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। स्पष्ट है कि दक्षिण कोरिया इसमें शामिल नहीं है। क्वाड चतुर्भुज सुरक्षा संवाद की अवधारणा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अच्छा, क्वाड में कौन से 4 देश हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भारत है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहले तो देखिए, भारत है, भारत है, अमेरिका है, और कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बाद जापान भी है, ठीक, जापान भी है। हम्म पुनः ध्यान देंगे, क्वाड में दक्षिण कोरिया सम्मिलित नहीं है। यदि हमसे पूछे क्वाड में कौन कौन से देश हैं, तो भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, ठीक है। इस बात को नोट कर लेंगे कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ठीक। अब देखिए, ये सबसे पहली बार जो है शिंजो अबे जो जापान के प्रधानमंत्री थे, वही इस अवधारणा को प्रस्तुत किए थे, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आ गया, टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न, ठीक है। हमारे हमारा जो सिलेबस है उसका सेकंड यूनिट, हायर एजुकेशन का जो सिलेबस है उसका सेकंड यूनिट में हमें टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड भी पढ़ना है। देखिए क्या कह रहे हैं कि शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है, ठीक है। आप शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कैसे करेंगे, तो कह रहे हैं FIACS द्वारा, ठीक है, FIACS द्वारा, प्रणाली विश्लेषण द्वारा, रेटिंग स्केल द्वारा, SSST द्वारा, ठीक है। तो शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है FIACS द्वारा, ठीक है, FIACS द्वारा। ये क्या है, तो इसका पूरा नाम ये है फ्लैंडर्स इंट्रैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, ठीक है। अब देखिए, देखते हैं क्या है व्याख्या में। शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन FIACS प्रविधि द्वारा होता है। इसका पूरा नाम है फ्लैंडर्स इंट्रैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। इस तकनीक को डॉक्टर नेड ए फ्लैंडर ने विकसित किया था। यह प्रणाली शिक्षकों के मौखिक व्यवहार को मापती है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन FIACS द्वारा होता है। इसका पूरा नाम है फ्लैंडर्स इंट्रैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। अब हम सब अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि संकेतों के संकेतों के मदद से आंकड़ों में चित्रमय प्रस्तुति को कहते हैं। मतलब आप अगर संकेत के मदद से, ठीक है, आंकड़ों में चित्रमय प्रस्तुति को कहते हैं दंडारेख, पाई चार्ट, चित्र आरेख, रेखीय, ठीक है। तो संकेतों की मदद से जब आंकड़ों में आप चित्रमय प्रस्तुति कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, वो चित्र आरेख ही होगा। वो क्या होगा, चित्र आरेख ही होगा। अब व्याख्या देखते हैं हम लोग, ठीक है। चित्र आरेख मतलब संकेतों के मदद से आंकड़ों में चित्रमय प्रस्तुति को चित्र आरेख कहते हैं। व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं कि संकेतों के मदद से आंकड़ों से चित्रमय प्रस्तुति चित्र आरेख कहलाती है। चित्रमय प्रदर्शन सांख्यिकीय तथ्यों को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी साधन है। चित्र आरेख, जिसे पिक्टोग्राफ, चित्रलेख या आइकन भी कहा जाता है, एक ग्राफिक प्रतीक है जो एक भौतिक वस्तु को सचित्र समानता के माध्यम से इसका अर्थ बताता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने, हमसे कह रहे हैं सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 में निम्न में से किस स्थान पर हुआ था, ठीक है। सबके लिए शिक्षा मतलब उसकी थीम थी सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 में निम्न में से किस स्थान पर हुआ था, थाईलैंड, जेनेवा, क्यूबा, श्रीलंका। तो सबके लिए शिक्षा, ठीक है, सबके लिए शिक्षा कहाँ पे हुआ था, थाईलैंड में इसका जो है विश्व सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था, थाईलैंड में हुआ था। व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं कि सबके लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन 1990 में थाईलैंड के जोमतियन में हुआ था। घोषणा में कहा गया कि प्रत्येक को शिक्षा का अधिकार है। सभी के लिए शिक्षा का अर्थ
प्रत्येक समाज में शिक्षा के स्वरूप और उद्देश्य पर विचार से है और शिक्षा बच्चों, युवाओं और प्राणों, विशेषकर वंचित वर्गों की वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए, जो संस्कृति के साथ साथ नागरिकों को भी सशक्त करे। ठीक है, तो सबके लिए शिक्षा विश्व सम्मेलन 1990 में, पहली बात तो सबके लिए शिक्षा जो विश्व सम्मेलन हुआ वो कब आयोजित हुआ? 1990 में। कहाँ आयोजित हुआ? तो थाईलैंड हुआ। ठीक है, थाईलैंड होगा। अच्छा, सबके लिए शिक्षा का मतलब समझ रहे हैं? माने वो चाहे बच्चा हो, युवा हो, सबको, विशेषकर वंचित वर्ग को, सबके लिए मतलब आवश्यकता पे आधारित उनकी शिक्षा हो। और संस्कृति के साथ साथ नागरिकों को भी जो शिक्षा सशक्त करे, इसका पूरा अर्थ जो है यह निकलता है। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमसे ये कह रहे हैं ना कि भारत में उच्च शिक्षा को क्षेत्रवार नियंत्रित करने के लिए यूजीसी ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु में 6 केंद्र खोले। वे कब खोले गए थे? ठीक है, अगर हम बात करें तो ये हमारा टॉपिक कौन है? इकाई सेकंड में। ठीक है, इकाई सेकंड में जो हमारा चौथा बिंदु है कि भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका। ठीक है, वहां से ये हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो मतलब यूजीसी का जो योगदान है गुणात्मक विकास में उच्च शिक्षा के, वहां से भी प्रश्न बन रहे हैं। और ये यही हुआ है कि भारत में उच्च शिक्षा को क्षेत्रवार नियंत्रित करने के लिए यूजीसी ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु में 6 केंद्र खोले। ये कब खोले गए? 1996 से 1997, 1994 से 95, 1999 से 2000, 2014 से 2015। तो 1994 से 1995, कब? 1994 से 1995 में। अच्छा, कौन कौन से 6 केंद्र खोले गए और कहाँ कहाँ से? कभी ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो ध्यान दीजिए, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु। ठीक है, अब देखिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि यूजीसी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है। इसकी स्थापना एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। यूजीसी भारत में उच्च शिक्षा पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखती है। अच्छा, यूजीसी क्या करती है? भारत पे जो है, भारत में अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो जैसे हम लोग यूजीसी नेट का ही तो एग्जाम देते हैं, उच्च शिक्षा में जो है पूरा नियंत्रण यूजीसी का ही है। ठीक है, यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर है। ठीक है, अच्छा देखिए, सब लोग जानते हैं नई दिल्ली में, लेकिन कभी ऐसा पूछ ले किस मार्ग पे है, किस स्थान पे है, तो बहादुर शाह जफर मार्ग पर है। यूजीसी द्वारा पूरे भारत में उच्च शिक्षा को क्षेत्रवार नियंत्रित करने के लिए 1994 और 95 में पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु में 6 क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई। अगला हमारा प्रश्न है, हमसे ये पूछ रहा है कि निम्नांकित में से किसमें यादृच्छिकरण नहीं किया जाता है? स्तरित न्यायादर्श में, शोधेश न्यायादर्श में, बहुस्तर न्यायादर्श में या व्यवस्थित न्यायादर्श में? तो यादृच्छिकरण नहीं किया जाता है कहाँ? शो उद्देश्य न्यायादर्श में। ठीक है, अच्छा, यादृच्छिकता का अर्थ यह होता है कि बेतरतीब होना। ठीक है, तो शो उद्देश्य न्यायादर्श में आप बेतरतीब नहीं होते हैं। ठीक है, यादृच्छिकरण नहीं किया जाता है किसमें? कारण निम्नांकित में से किसमें यादृच्छिकरण नहीं किया जाता है? ठीक, स्तरित न्यायाधीश, सुदेश न्यायाधीश, बहुस्तर न्यायाधीश, व्यवस्थित न्यायाधीश। ठीक है, तो सुदेश न्यायाधीश में यादृच्छिकरण नहीं किया जाता है। व्याख्या देखते हैं हम लोग, बड़े अच्छे ढंग से कह रहे हैं। यादृच्छिकता का सामान्य अर्थ बेतरतीब होना, किसी घटना के होने अथवा ना होने की यदि कोई दिशा निर्धारित नहीं है तथा वह अज्ञात कारणों से किसी नई स्थिति की ओर बढ़ती जा रही है, तो ऐसी क्रिया को यादृच्छिक कहते हैं। यह एक असंयोजित तरीके के साथ बढ़ता हुआ क्रियाओं का क्रम है जिसका कोई प्रयोजन नहीं होता। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में शो उद्देश्य न्यायादर्श में यादृच्छिकरण नहीं किया जाता है, से सभी में यादृच्छिकरण किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने कह रहे हैं कि डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई क्या है? डिजिटल सिस्टम में, ठीक है, आईसीटी से प्रश्न है ये। ठीक है, कि डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? हाँ, कह रहे हैं बिट, बाइट, अक्षर या कैरेक्टर या शब्द या वर्ड। ठीक है, तो बिट, ठीक है, बिट सबसे छोटी इकाई है। अब व्याख्या देखते हैं तो बहुत सी बातें हम लोग की स्पष्ट होने वाली है। हाँ,
अब देखिए कह रहे हैं डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटी इकाई बिट होती है। क्या होती है? बिट होती है। बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। इसे 0 या 1 से व्यक्त किया जाता है। 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 8 बिट का समूह है। ठीक है, 8 बिट। ठीक है, 8 बिट बराबर 1 बाइट। ठीक है, मतलब सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है, उसके बाद बाइट है। अब देखिए कह रहे हैं कि जो कंप्यूटर मेमोरी में किसी एक अक्षर या कैरेक्टर को दर्शाता है, 1024 बाइट 1 किलोबाइट के तथा 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने हमसे ये पूछ रहे हैं ना कि इंटरनेट शब्दावली में आईपी का क्या अर्थ है। इंटरनेट शब्दावली में आईपी का क्या अर्थ है? कह रहे हैं इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोसीजर, इंटरनेट प्रोसेसर। ठीक है, तो इसका आईपी का क्या आता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी का क्या अर्थ है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, हम लोग पिछले पिछले पेपर में भी देखे कि एक एब्रिविएशन से प्रश्न आ गया था। ठीक है, और यहाँ भी आईपी का फुल फॉर्म पूछ लिया है, तो मतलब एब्रिविएशन से भी प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए व्याख्या में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इंटरनेट शब्दावली में आईपी का अर्थ होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। यह इंटरनेट पर प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। इंटरनेट तथा अन्य नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का आदान प्रदान करने हेतु नियमों के समूह को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप देखिए इंटरनेट या अन्य नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का आदान प्रदान करने हेतु जो नियमों का समूह है ना, नियमों के समूह को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। इन नियमों या प्रोटोकॉल्स को इंटरनेट इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स आईईई द्वारा प्रकाशित किया गया। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न 22 नंबर का हमसे ये पूछा जा रहा है कि डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रे डिस्क है। ठीक है, आईसीटी से प्रश्न पुनः हमसे ये पूछ रहे हैं ना कि जो इंटरनेट, ठीक है, डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में जो ब्लू रे डिस्क है वो क्या है? आंतरिक भंडारण है, डिवाइस है कि बाहरी भंडारण डिवाइस है? ठीक है, यह भंडारण डिवाइस नहीं है, या वो आंतरिक भंडारण डिवाइस भी है और बाहरी भंडारण डिवाइस दोनों है। ठीक है, तो देखिए डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रे डिस्क जो है बाहरी भंडारण डिवाइस है। क्या है? बाहरी भंडारण डिवाइस है। पुनः प्रश्न को पढ़ेंगे। डिजिटल स्टोरेज के संदर्भ में ब्लू रे डिस्क बाहरी भंडारण डिवाइस है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। यह एक बाहरी भंडारण डिवाइस है जो उच्च स्टोरेज क्षमता के कारण मल्टीमीडिया भंडारण हेतु लोकप्रिय है। ठीक है, अब देखिए क्या है ये? एक बाहरी भंडारण डिवाइस है जो क्यों लोकप्रिय है? उच्च स्टोरेज क्षमता के कारण मल्टीमीडिया भंडारण हेतु लोकप्रिय है ब्लू रे डिस्क। ठीक है, इसको पढ़ने व लिखने के लिए ब्लू वायलेट लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसकी भंडारण क्षमता सामान्यतः 25 जीबी या 50 जीबी 2 लेयर तक हो सकती है। ब्लू रे डिस्क का आकार सामान्य सीडी या डीवीडी की तरह ही होता है। ब्लू रे डिस्क हाई डेफिनेशन वीडियो का समर्थन करता है। देखिए हमें बस इतना जानना है कि ब्लू रे डिस्क क्या है? बाहरी भंडारण डिवाइस है। ब्लू रे डिस्क क्या है? बाहरी भंडारण डिवाइस है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं ना कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, प्लाटर, स्कैनर, वीडियो। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस नहीं है कौन सा? स्कैनर। ठीक है, ये क्या है? इनपुट डिवाइस होगा। अब देखते हैं। ऐसी विद्युत यांत्रिक युक्ति जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस की गई बाइनरी डाटा को लेकर उसे उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डाटा में बदलकर प्रस्तुत करती है, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। प्रश्नगत डिवाइसों में स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है, वस्तुतः स्कैनर इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए अब हमसे पूछ लिया ना, अभी व्याख्या में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे लिखा था कि कितने मेगा बराबर। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था कि
1024 बाइट 1 किलोबाइट के तथा 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए यही प्रश्न आ गया फिर। ठीक, अब देखिए 1 मेगाबाइट बराबर होता है, ठीक है, 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के बराबर। ठीक है, 1024 किलोबाइट के बराबर, 1024 गीगाबाइट के बराबर। ठीक है, तो कि 1024 बिट के बराबर। ठीक, तो अभी देखिए हम लोगों ने देखा कि देखिए अगर 1 किलोबाइट पूछे, 1 किलोबाइट बराबर 1 केबी बराबर क्या होता है, तो 1024 बाइट होता है या बिट बाइट होता है। ठीक है, बाइट होता है। ठीक, बाइट होता है। अगर हमसे ये पूछ ले कि 1 मेगाबाइट कितने बराबर होता है, मेगाबाइट। ठीक है, मेगाबाइट बराबर कितने का होता है। ठीक है, तो 1 मेगाबाइट बराबर क्या होता है, 1024 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट। ठीक है, 1024 केवी जो हम लोग बोलते हैं, किलोबाइट। ठीक, अब देखिए इसका सही होता है 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। और 1 मेगाबाइट बराबर कितना होता है, एक अगर ये होता ना कि हमसे ये पूछ लेता कि 1 किलोबाइट कितने के बराबर होता है, तो ठीक है 1 किलोबाइट जो है 1024, अगर ये पूछता 1 केबी कितने के बराबर, तो 1024 बाइट। अगर हमसे पूछा 1 मेगाबाइट बराबर, तो 1024 किलोबाइट। ठीक है, अब हम लोग अगला व्याख्या को देखते हुए आगे चलते हैं। तो कह रहे हैं देखिए, कंप्यूटर मेमोरी की द्विआधारी या बाइनरी पद्धति में मापते हैं, अतः 1 मेगाबाइट बराबर 1 MB बराबर क्या होता है, 1024 KB। ठीक है, ऐसे याद करें तो आसान है। ठीक है, अब किलोबाइट मेगाबाइट करेंगे थोड़ा मुझे लगता है कि शब्दावली थोड़ी कठिन है। तो 1 MB बराबर 1024 KB, 1 MB बराबर 1024 KB। अब देखिए व्याख्या देखिए, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा या से सही है। ठीक है, पर्यावरण के प्रदूषण में कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, जल प्रदूषण एकदम सही, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ये तो तीनों पर्यावरण प्रदूषण है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, A B C, मतलब पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। अब देखिए व्याख्या बहुत अच्छे से दिया है, इसको देखते हैं हम लोग आराम से पढ़ते हुए। कह रहे हैं कि प्रदूषण भूमि, वायु तथा जल के भौतिक, रासायनिक अथवा जैव अभिलक्षणों में अनपेक्षित परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। यह प्रदूषकों के अत्यधिक जमाव के कारण होता है। प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं, इनका विभिन्न आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, भौतिक गुणों के आधार पर आप देखिए, गैसीय प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो सक्रिय प्रदूषण। पर्यावरण के भाग के आधार पर देखिए तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। अगर उत्पत्ति के आधार पर देखें तो प्राकृतिक मतलब ज्वालामुखी का फूटना, और मानवोद्भवी देखे तो औद्योगिक क्षेत्रों, कृषि से उत्पन्न जो प्रदूषक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर अगर हम प्रदूषणों को देखें तो जैव निम्नीकरण, जैसे घर का कूड़ा, पशु के मलमूत्र, सीवेज आदि। ठीक है, जैव निम्नीकरण सहित प्लास्टिक, DDT इत्यादि। ठीक है, अब व्याख्या देखते हैं। अब देखिए जैविक विविधता, ठीक है, बायोडायवर्सिटी से हमसे प्रश्न पूछ रहा है। कह रहे हैं कि जैविक विविधता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, मतलब किस दिन जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है, हमसे शायद ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 22 जून, 22 मई, 22 अप्रैल, 22 सितंबर। ठीक है, अब देखिए 22 है ये तो क्लियर है, लेकिन कब है ये क्लियर नहीं है। तो ये ध्यान रखिए ये 22 मई है। कब है, 22 मई। क्या, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को। आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, मान लीजिए बायोडाइवर्सिटी है, 20M को मनाया जा रहा है, मतलब 22 मई को। और क्या, बायोडाइवर्सिटी, तो एमबी करके याद कर लीजिए, 20 MB। मतलब बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी 20 मई को, ऐसे याद कर लीजिए। हाँ, अब देखिए मार्च में ना गलती हो, तो उतना तो आपको देखना होगा कि बायोडायवर्सिटी मई में। ठीक है, बायोडायवर्सिटी मई में, एकदम गर्मी में। अब देखिए व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। पहले इसे 29 दिसंबर को मनाया जाता था। ठीक है, किंतु वर्ष 2000 से 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।
उल्लेखनीय है कि 29 दिसंबर 1993 से जैव विविधता का अभिशमन प्रभावी हुआ था। सर्वप्रथम डब्ल्यू जी रोशेन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम किसने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया, तो रोशेन ने, डब्ल्यू जी रोशेन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए, चतुर्थ विश्व शब्दावली किन देशों के लिए प्रयुक्त की गई है? मतलब चतुर्थ विश्व किसको कहा गया? चतुर्थ विश्व शब्दावली किनको कहा गया? क्या विकसित देशों को कहा गया, क्या न्यूनतम विकसित देशों को कहा गया, क्या उच्च विकसित देशों को कहा गया, या विकासशील? ठीक है, तो जो न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम शब्द ध्यान देखिए, न्यूनतम विकसित देश हैं उनको चतुर्थ कहा गया है। ठीक है, चतुर्थ किसको कहा गया? जो न्यूनतम विकसित देश हैं। ठीक है, अब देखिए व्याख्या देखते हैं। तो चतुर्थ विश्व शब्दावली किसके लिए प्रयुक्त होता है? न्यूनतम विकसित देशों के लिए प्रयुक्त होता है। अब देखिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि चतुर्थ विश्व शब्दावली न्यूनतम विकसित देशों के लिए प्रयुक्त की गई है। वस्तुतः शीत युद्ध के बाद देशों के समूह को अलग अलग समूह में बांट दिया गया। पूंजीवाद का समर्थन करने वाले देशों को प्रथम विश्व कहा गया, जिसका नेतृत्व अमेरिका ने किया। साम्यवाद का समर्थन करने वाले देशों को दूसरा विश्व कहा गया, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ ने किया है। तीसरा विश्व, देखिए अब यहाँ बता रहे हैं कि किसे पहला किसे दूसरा। ठीक है, तो पूंजीवाद को जो समर्थन किया उसे प्रथम विश्व की श्रेणी में, जिसका नेतृत्व अमेरिका ने किया। अच्छा, साम्यवाद को जो समर्थित करता है उसे दूसरा विश्व। अब हमसे पूछ लिया ना चौथा विश्व, तो कभी पूछ लेगा दूसरा विश्व किसे कहा गया? ठीक है, तो जो साम्यवाद का समर्थन करता है, जो पूंजीवाद का, जैसे अमेरिका प्रथम विश्व, साम्यवाद का दूसरा। ठीक है, अब देखिए तीसरा विश्व उन देशों को कहा गया जिन्होंने किसी भी गुट को नहीं अपनाया और निष्पक्ष रहे। यह देश विकासशील और गुट निरपेक्ष वाले देश हैं। चौथे विश्व में पिछड़े देश आते हैं जिन्हें न्यूनतम विकसित कहा जाता है। मतलब तीसरे में जानते हैं गुट निरपेक्ष वाले देश हैं, और जो विकासशील हैं वो तीसरे में है। चौथे में जो पिछड़े देश हैं वो हैं जिनको न्यूनतम विकसित कहा जाता है। ठीक, पहले में जैसे पूंजीवादी अमेरिका, दूसरे में जो साम्यवादी लोग हैं, तीसरे में जैसे गुट निरपेक्ष और विकासशील जो है उनको कहा गया। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है, हमसे पूछ रहे हैं रोन घाटी में, ठीक है, रोन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? ठीक है, रोन, अब देखिए वर्ल्ड, ये क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी से, हालांकि हमारे सिलेबस में जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी है ही नहीं है। वहां पे क्या बताएं, भारत का सामान्य भूगोल पूछे या तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल है। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक, अब देखिए तो क्या होगा, रोन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, ठीक है, जो नीचे की ओर बहने वाली ठंडी हवाएं हैं उसको क्या कहते हैं? मिस्ट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिस्ट्रल कहते हैं, मिस्ट्रल कहते हैं। ठीक है, मिस्ट्रल कहते हैं, मिस्ट्रल। ठीक है, रोन घाटी में जो नीचे की ओर बहने वाली ठंडी हवाएं हैं उन्हें मिस्ट्रल कहते हैं, मिस्ट्रल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखते हैं क्या कह रहे हैं। रोन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली ठंडी स्थानीय पवन को मिस्ट्रल कहते हैं। मतलब जो नीचे पवन बह रहे हैं उनको मिस्ट्रल कहते हैं। मिस्ट्रल ठंडी ध्रुवीय स्थानीय पवन है। कैसी पवन है? ठंडी ध्रुवीय स्थानीय पवन है। यह रूम सागर के उत्तर पश्चिम भागों में खासकर स्पेन तथा फ्रांस को प्रभावित करती है, रोन घाटी को। ठीक है, अब जैसे अभी हमसे पूछ ले कि रोन घाटी में नीचे की ओर बहने वाली स्थानीय ठंडी हवा को कहते क्या है, कभी हमसे पूछ ले कि मिस्ट्रल कहाँ बहता है। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि स्थानीय इस पवन को क्या कहते हैं? मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में बहता है। ठीक है, इस पवन के आगमन पर तापमान हिमांक के नीचे गिर जाता है और मौसम सर्द हो जाता है। ठीक है, अच्छा, यूपी हायर एजुकेशन ने क्या है प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर सी माना था, जो गलत है। मतलब इसका सही उत्तर रोन घाटी वाला जो है। ठीक है, जो रोन घाटी में जो नीचे की ओर ठंडी हवाएं बहती हैं स्पेन और फ्रांस में, ध्यान रखिएगा मिस्ट्रल हवाएं स्पेन और फ्रांस में। ठीक है, मिस्ट्रल हवाएं स्पेन और फ्रांस में बहती हैं। ठीक, अब देखिए, अब देखिए ये अच्छा प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, सबसे संपन्न क्षेत्र कौन सा है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होगी? हाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट,
थार रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो सबसे अगर हम देखें भारत में ना, सबसे समृद्ध कौन सा जैव विविधता के क्षेत्र है, जो पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट, ये क्षेत्र जो है जैव विविधता की दृष्टि से सबसे क्या है, संपन्न क्षेत्र है। अब व्याख्या को देखते हैं, कैसे संपन्न है ये देखते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि उपयुक्त विकल्पों में से भारत का सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी घाट है। वस्तुतः भारत में पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय जैव विविधता से संपन्न है। कौन कौन, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है, जैव विविधता से संपन्न, लेकिन हमसे पूछा सबसे संपन्न, ठीक है। इनके अतिरिक्त भारत में म्यांमार सीमा और सुंडालैंड की जैव विविधता के क्षेत्र हैं। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया। हॉट स्पॉट ऐसे स्थान को कहते हैं जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। अब देखिए हॉट स्पॉट शब्द किससे संबंधित है, तो ये जैव विविधता से है। ये नहीं कि हॉट स्पॉट तुरंत समझिए कि मोबाइल के हॉट स्पॉट, नहीं। हॉट स्पॉट शब्द का संबंध जो है जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, उसी को हॉट स्पॉट कहें, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अंतिम प्रश्न, द्वितीय चरण का अंतिम प्रश्न, और ये एकदम रसगुल्ला प्रश्न है। देखिए हमसे पूछ रहे हैं सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। वीटी कल्चर, वेजी कल्चर, पीसी कल्चर, ओलेरी कल्चर, ठीक। अब देखिए वीटी कल्चर क्या है, वेजी कल्चर, ठीक है। हमको कुछ नहीं आ रहा, हमको वेजी कल्चर है सब्जी की खेती, ठीक है। हमको कुछ नहीं आ रहा, हमको आ रहा है वेजी कल्चर सब्जी की खेती, ठीक। अब देखिए पीसी कल्चर, तो हमको पता है पीसी कल्चर क्या होता है, पीसी कल्चर मतलब मछली की खेती, हाँ, मछली की खेती, मछली की खेती। वीटी कल्चर, ठीक है। अब ओलेरी कल्चर वृक्षों की खेती, ठीक है। वीटी कल्चर अंगूर की खेती, ठीक, अंगूर की खेती। वी ऑप्शन सही है, देखिए बी ऑप्शन सही है। वीटी कल्चर मतलब क्या होता है, वीटी कल्चर मतलब अंगूर की खेती, ठीक है, अंगूर की खेती वीटी कल्चर, ठीक है। वेजी कल्चर माने सब्जी की खेती, ठीक है, वेजी कल्चर माने सब्जी की खेती। हम्म वेजी कल्चर, पीसी कल्चर, उलेरी कल्चर, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में गलती हो गया, ध्यान दीजिए, वेजी कल्चर, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को एकदम ध्यान से देखा जाएगा। देखिए विटीकल्चर कह रहे हैं कि विटीकल्चर जो होता है वो तो अंगूर की खेती है, लेकिन वेजी कल्चर कह रहे हैं कि वृक्षों की खेती, ठीक है। पीसी कल्चर मछली की खेती और ओलेरी कल्चर सब्जी की खेती, ठीक है। व्याख्या देखते हैं, दूसरा उत्तर सही मान रहे हैं, हाँ। कह रहे हैं कि विटीकल्चर अंगूर की खेती, वेजी कल्चर वृक्षों की खेती, हाँ, पीसी कल्चर मछली पालन, ठीक है। पीसी कल्चर क्या हो गया, मछली पालन हो गया, हाँ। और फिर ओलेरी कल्चर कह रहे हैं सब्जी की खेती, ठीक है। इस प्रश्न में मुझे डाउट है, ठीक है, अगर मैं इसको देख के और आपको सही उत्तर कमेंट कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय गुरुदेव।